अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो कोई 2 घंटे बाद आया। मैंने उसे कहा कि अब झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम सीधे फांसी के तख्ते पर जा रहे हो। मैंने उसे सुलेमान की टांगे का रंग, साख्त और घोड़े का रंग बताकर कहा, कत्ल की रात यही टांगा तुमने देखा था? उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं जान गया कि वो अंदर से हिल गया है। मैंने उसका जवाब सुने बगैर कहा, सुलेमान खुद साथ था? उसकी आंखें ठहर गईं। और तुम करीब ही खड़े थे? हुजूर बाला, उसके मुंह से इतना ही निकला। डॉबकिन ने कोई सवाल किया तो मैंने डॉबकिन को अंग्रेजी में कहा, अब आप चुप रहें। आपकी नस्ल ने हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई की है। ये मेरी नस्ल है, ये मैं जानता हूँ कि इससे किस तरह रहनुमाई हासिल की जाती है। मैं उठ खड़ा हुआ। मेज पर डॉबकिन का बेत का डंडा रखा था जो कोई 2 फुट लंबा और 1 इंच मोटा था। वो ये डंडा हमेशा हाथ में रखता था। ये उस दौर का रिवाज था। मैंने डंडा पकड़कर चौकीदार के सामने मेज पर इतनी जोर से मारा कि छोटे से बंद कमरे में बड़ा बुलंद धमाका हुआ। चौकीदार बुरी तरह बिचका। डॉबकिन भी बिदक गया। मैंने चौकीदार से कहा, तुमने कहा था कि गोरखा बीमार था इसलिए उसे छुट्टी कराई थी, लेकिन तुमने कत्ल की वारदात कराने के लिए उसे छुट्टी कराई थी। उसके मुंह से एक बार फिर निकला, हुजूरे वाला। मैंने डंडा उसके कंधे पर रखकर कहा, फौरन इकबाली हो जाओ, वादा माफ गवाह बन जाओ। जानते हो वादा माफ गवाह क्या होता है? वो जानता था। मैंने कहा कि हमारे पास पूरा सबूत आ गया है, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अपने हाथ से फांसी का फंदा अपने गले में न डालो, फौरन बोलो, कितना इनाम मिला था? वो कुछ देर चुप रहा। हम भी चुप रहे। उसने सर उठाया और आहिस्ता से बोला, हुक्म बजा लाऊंगा सरकार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें यतीम नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, उनकी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मैं कागज़ और कलम लेकर बैठ गया और उसे कहा, बोलो। मैंने इतना इनाम लेकर ये वारदात कराई है। मैंने 250 रुपया लेकर ये वारदात कराई है। उसने बच्चे जमूरे की तरह कहा, शाबाश। मैंने कहा, अब तुम्हारे बच्चे यतीम नहीं होंगे। और उसने एक पाली बयान लिखवा दिया जो मुख्तसरन यूं था कि एक आदमी उसके पास आया था और ये कहकर कि उसे सुलेमान के पास ले गया था कि एक काम है और उजरत बहुत मिलेगी। चौकीदार सुलेमान से मिला और उसकी अमारत से बहुत मरूब हुआ। सुलेमान खूबसूरत और शगुफ्ता जवान था। उसने चौकीदार को अपना गिरविदा बना लिया। उसे नहायत आला खाना खिलाया, 10 रुपये भी दिए जो आज के 100 रुपये के बराबर थे। उसे काम ये बताया कि फ्रांसिस के बंगले में वारदात करनी है और चौकीदार रुकावट बनने के बजाय रास्ता साफ करे। इसे ये नहीं बताया गया कि वारदात कत्ल की होगी। सुलेमान ने उसे 250 रुपया पेश किया। चौकीदार ने इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देखी थी। रकम के अलावा उसे ऐसा घेरा गया कि वो रजामंद हो गया। उसकी ड्यूटी ये थी कि फ्रांसिस दौरे पर जाएगा तो रात को रॉबर्ट फ्रांसिस के घर आएगा। उसकी इत्तला एक आदमी को देनी होगी जो बंगलों से दूर एक जगह खड़ा होगा। फिर 2-3 आदमी बंगले के अंदर जाएंगे। सुलेमान का टांगा आएगा। ये आदमी टांगे में सवार होकर चले जाएंगे। चौकीदार को बता दिया जाएगा कि फ्रांसिस कब दौरे पर जाएगा। ये प्रोग्राम जिस तरह सोचा गया था इसी तरह इस पर अमल हो गया। चौकीदार को एक आदमी ने बताया कि कल सुबह फ्रांसिस दौरे पर जा रहा है, लिहाजा चौकीदार अगली रात होशियार रहे। चौकीदार ने मजीद पेशबंदी अपने तौर पर यह की कि गोरखे को अगले रात छुट्टी करा दी। अगली ही रात रॉबर्ट का फ्रांसिस के घर आना ज़रूरी नहीं था, लेकिन चौकीदार इसे तय समझता था कि वो ज़रूर आएगा। मौत रॉबर्ट को उसी रात ले आई। चौकीदार ने आधी रात से पहले एक आदमी को फ्रांसिस के घर में दाखिल होते देखा। उस वक्त उसे ख्याल आया कि वो रॉबर्ट साहब को तो पहचानता ही नहीं। उसने ये देख लिया था कि ये फ्रांसिस नहीं। चौकीदार उस जगह गया जहां उसे बताया गया था कि एक आदमी खड़ा होगा। वहां एक आदमी खड़ा था। चौकीदार ने उसे बताया कि एक आदमी फ्रांसिस के बंगले में चला गया है। इस आदमी ने चौकीदार से कहा कि वो बंगले के करीब चला जाए और हिदायत के मुताबिक इधर उधर ख्याल रखे। 3 आदमी आए और फाटक से अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बंगले के पीछे एक टांगा आया। चौकीदार उधर गया। बंगले से 3 आदमी निकले। उन्होंने दीवार फलांगी और टांगे में बैठ गए। टांगे में सुलेमान भी था।
उसने 250 रुपया चौकीदार को दिया। इतने में साथ वाले बंगले का कुत्ता भौंका, टांगा चला गया। इस बंगले का साहब बाहर आया, चौकीदार को आवाज़ दी और पूछा कि टांगे में कौन था। चौकीदार ने झूठ बोल दिया। चौकीदार को दूसरे दिन पता चला कि फ्रांसिस की बीवी और रॉबर्ट कत्ल हो गए हैं। चौकीदार बहुत डरा, लेकिन सुलेमान ने इसे दूसरे दिन बुलाकर खिलाया पिलाया भी और हौसला अफजाई की। चौकीदार इन तीनों में से जो अंदर गए थे सिर्फ एक को पहचानता था, ये पठान था। उसने उसकी निशानदही कर दी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भी वादामाफ गवाह बनाने का लालच दिया गया। ये भी कहा गया कि उसके साथी पकड़े गए हैं और इनमें से किसी एक को वादामाफ गवाह बनाना है। जो कोई सही और ज़्यादा बातें बताएगा उसे वादामाफ गवाह बना लिया जाएगा। ये शख्स भी इकबाली हो गया और उसने दूसरे 2 साथियों की निशानदही कर दी। उन्हें रात के वक्त घरों से गिरफ्तार किया गया। इनमें एक दिल्ली का बदमाश था और तीसरा बड़े अच्छे और अमीर घराने का नौजवान था जो सुलेमान का गहरा दोस्त था। इससे अगले रोज़ अलग सुबह सुलेमान के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। उसका टांगा और घोड़ा भी कब्जे में ले लिया गया। सुलेमान के सिवा सब ने इकबाल जुर्म कर लिया। इनमें से हर एक वादामाफ गवाह बनना चाहता था और मैं उसके हक में था कि किसी एक को अपना गवाह बना लिया जाए, क्योंकि खतरा था कि तीनों अदालत में जाकर अपने इकबाली बयानात से मुनहरिफ हो जाएंगे। लेकिन डॉबकिन ने मजिस्ट्रेट से सबके बयान कलमबंद करा लिए। वादामाफ गवाह किसी को न बनाया। सुलेमान सिर्फ अमीरजादा नहीं, शहजादा था। उसे बयान देने को कहा गया, लेकिन उसने हमें अंग्रेजी ज़बान में धुतकार दिया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे किराए के कातिल इकबाल जुर्म कर चुके हैं। उसने कहा कि सब बकवास करते हैं। हमने उससे फिर कुछ भी न पूछा। उसके अमीर दोस्त ने बताया कि सुलेमान मकतूला को चाहता था और इनकी मोहब्बत पाक थी। सुलेमान ने उसे बताया था कि वो लड़की को निकाल लाएगा और उसे मुसलमान करेगा। लड़की उसे ईसाई होने को कहती थी। मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे से दूर भी नहीं हो सकते थे। आखिर लड़की की शादी फ्रांसिस से हो गई। वो सुलेमान से मिली, बहुत रोई और बताया कि उसने अपने बाप और बहनों की खातिर मजबूर होकर शादी की है। सुलेमान उसे कहता था कि उसने इसलिए सुलेमान को ठुकराया है कि उसने अपना मजहब तब्दील करने से इनकार कर दिया था। लड़की ने उसे यकीन दिला दिया कि ये बात गलत है। लड़की उसे मिलती रही। सुलेमान ने उसे कहा कि वो फ्रांसिस को मरवा देगा और लड़की उसके पास आ जाए। लड़की ने कहा कि फ्रांसिस की मौत से वो बहुत खुश होगी, लेकिन सुलेमान पकड़ा जाएगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सुलेमान ने कसम खाई कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। 1 साल बाद मकतूला का रवैया बदलने लगा। सुलेमान से कम मिलती थी। एक रोज़ सुलेमान ने बताया कि लड़की रॉबर्ट नाम के एक आदमी से मिलती मिलाती है। सुलेमान के इस दोस्त को तफसीलात मालूम नहीं थीं। सुलेमान कभी उदास हो जाता और कभी बिलावजह गुस्से में आ जाता। एक रोज़ कत्ल से 8-10 रोज़ पहले उसने अपने इस दोस्त को बताया कि उसकी मोहब्बत का खून हो रहा है, रॉबर्ट को और इस लड़की को भी कत्ल करना है। उसने ज़्यादा तफसीली बात ना की, इतना ही कहा कि फ्रांसिस महीने में 3-4 रोज़ के लिए दौरे पर दिल्ली से बाहर चला जाता है और रॉबर्ट ये रातें फ्रांसिस के घर गुजारता है। ये मुकदमे के फैसले तक भी मालूम नहीं हो सका कि सुलेमान को ये इत्तला कहाँ से मिली थी और ये भी पता न चल सका कि उसे किसने बताया था कि फ्रांसिस फला रोज़ दौरे पर जा रहा है। उसने कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। ये तफसील बड़ी लंबी है कि उसने किराए के कातिलों को किस तरह तैयार किया और प्रोग्राम किस तरह तय किया। मुख्तसर ये कि सुलेमान के इस दोस्त ने सुलेमान से कहा कि इन्हें फ्रांसिस के घर में कत्ल करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें अलग अलग कहीं और कत्ल किया जा सकता है। सुलेमान ने कहा कि दोनों को फ्रांसिस के घर कत्ल करने से किसी को इन पर शक नहीं होगा। पुलिस को भी यही शक होगा कि इन्हें फ्रांसिस ने कत्ल कराया है। इन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि रॉबर्ट फ्रांसिस की गैर हाजिरी की पहली ही रात उसके घर आ जाएगा। उनका इरादा ये था कि उस रात ना गया तो दूसरी तीसरी रात ज़रूर जाएगा। लिहाजा इन्हें हर रात वहाँ जाना और चौकीदार की इत्तला का इंतज़ार करना था। रॉबर्ट की बदनसीबी कि वो पहली ही रात आ गया। सुलेमान कुछ अर्सा पहले फ्रांसिस की गैर हाजिरी में इस बंगले में आया था। उसने अपने किराए के कातिलों को अच्छी तरह समझा दिया कि बेडरूम कहाँ है। टांगा सुलेमान लाया था और अपने साथियों के साथ दूर टांगे में बैठा रहा। चौकीदार ने इत्तला दी तो सुलेमान टांगे में रहा और उसके 3 साथी पैदल बंगले तक गए। फाटक से अंदर गए। कमरों के दरवाजे बंद थे। पीछे गए तो एक शीशा टूटा हुआ नजर आया।
हाथ डाला तो वहीं चटखनी थी जो खोल ली गई। तीनों अंदर गए। अगला दरवाज़ा खुला हुआ था और उधर रोशनी थी। देखा कि टेबल लैंप जल रहा था। रॉबर्ट और मकतूला अंदर डबल बेड पर सोए हुए थे। पठान ने चाकू से मकतूला का पेट चीर डाला। दिल्ली के बदमाश ने दूसरी तरफ होकर रॉबर्ट के सीने में चाकू मारे। सुलेमान के दोस्त के पास भी चाकू था। उसने दोनों पर वार किए। रॉबर्ट उठा और फर्श पर गिरा। फ्रांसिस की बीवी पलंग से इस तरह गिरी कि सर फर्श पर लगा और टांगें पलंग पर रहीं। तीनों बाहर आ गए। सुलेमान टांगा लेकर आ गया था। चौकीदार उसके पास खड़ा था। सुलेमान ने पूछा कि काम हो गया? उसके दोस्त ने जवाब दिया कि हो गया। सुलेमान ने पूछा दोनों का? उसे जवाब दिया गया दोनों का, और वो चले गए। वो मुतमईन थे कि इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। सुलेमान तो बहुत ही खुश था कि उसने अपनी भयानक वारदात पूरी कामयाबी से कर ली है और अब पुलिस अंधों की तरह भटकती फिरेगी। मगर उसे मालूम नहीं था कि गुनाह अपने पर्दे खुद उठा दिया करता है। ज़रा सी गलती पुलिस को रोशनी दिखा देती है। सुलेमान ने मजिस्ट्रेट की अदालत में भी कहा कि इस जुर्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, और सेशन कोर्ट में भी यही कहा। लेकिन उसके किराए के कातिलों में से कोई भी अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ न हुआ। हमने इस्तग़ासा की हर कड़ी निहायत खूबी से मिलाई थी। तीनों कातिलों और सुलेमान को उम्र कैद दी गई और चौकीदार को आनत जुर्म में 5 साल। हाई कोर्ट से अपीलें भी मुस्तरद हो गईं।